अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ प्रोसेस दैट अकर्स एट द इंटरफेस ऑफ टू बल्क फेजेस। दो बल्क फेजेस के इंटरफेस, जहां पे वो मिल रहे होते हैं, इंटरफेस उनके फेसेस के दरमियान जो उनकी सरफेसेस मिल रही होती हैं, वहां पे जो फिनोमेना हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, उसको स्टडी करना सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। बल्क फेसेस क्या हो सकती हैं? सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस। तो सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ द इंटरएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। कुछ और रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन से पहले अब्जॉर्प्शन, फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस पेनिट्रेट इनटू एन अदर सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है, एंटर हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में, वो अब्जॉर्प्शन है। जिस तरह एक केक वगैरह चाय में डिप करते हैं तो चाय उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, हम कहते हैं अंदर अब्जॉर्ब हो गई। एडजॉर्प्शन, adhesion or accumulation of a substance on another। एक सब्सटेंस जो है उसका दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर अडहियर हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना, अटैच हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्बेट क्या है? जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होगा सरफेस के ऊपर वो एडजॉर्बेट है, और जिसकी सरफेस के ऊपर हुआ जाएगा, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट। जिस तरह हम क्रोमेटोग्राफी में भी देखते हैं, हम कहते हैं ये एडजॉर्बेंट है जो पैक करते हैं, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं। डिसऑर्प्शन नेम से शो होता है, एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर से रिमूव हो जाना। सॉर्प्शन एक टर्म है, जब एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हों तो उसे कहते हैं सॉर्प्शन। और नेक्स्ट है इंथाल्पी और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, द इंथाल्पी चेंज। क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। यूजली जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी जो है हमेशा रिलीज होती है, तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उसे कहते हैं इंथाल्पी और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। काजेज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? एक सब्सटेंस जो है उसके जो आउटर सरफेस के ऊपर एटम्स हैं, उनकी जो है वैलेंसी यूजली वो सेटिस्फाइड नहीं होती, या हम कह सकते हैं अनबैलेंस्ड है। इसकी वजह से उसकी सरफेस जो है वो एक्टिव होती है, या रिएक्टिव हम कह लें, और इसी वजह से वो अब मॉलिक्यूल्स को, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेते हैं। फोर्सेस क्या रिस्पॉन्सिबल होंगी? फिजिकल अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, और केमिकल फोर्सेस हैं, केमिकल बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल, दो एडजॉर्प्शन की टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स। डिफरेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडरवाल फोर्सेस हैं, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड है। इंथाल्पी जो है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल है। फिजिजॉर्प्शन में कम है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन कहते हैं और केमिकल को केमिजॉर्प्शन, और इसमें हाई इंथाल्पी है 200 to 400। फिजिकल अटैचमेंट है, वंडरवाल फोर्सेज है तो लो टेम्परेचर पे होती हैं। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? फोर्सेज जो है वो ब्रेकअप हो जाएंगी। और केमिकल रिएक्शन यूजुअली हम कहते हैं टेम्परेचर हाई होता है तो ज्यादा होता है। फिजिकल अटैचमेंट कुछ स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक ही होता है। फिजिक्स ऑप्शन जो है वो मल्टी लेयर्स हैं, और केमिज ऑप्शन मोनो लेयर्स उसमें नॉर्मली होती हैं, क्योंकि एक दफा अटैचमेंट होगी, रिएक्शन हो गया तो बस वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। फिजिक्स ऑप्शन जो है फिजिकल अटैचमेंट को रिवर्स करना आसान है, तोड़ना आसान है। केमिज ऑप्शन इरिवर्सिबल है। और जनरल फिनोमिना जो है, ये जनरल फिनोमिना होता है फिजिक्स ऑप्शन, और केमिज ऑप्शन जो है केमिकल स्पेसिफिक फिनोमिना है। बाइंडिंग एनर्जी
10 to 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समटाइम 300 भी तक भी कहते हैं, 300 तक, ठीक है। और जो है केमिज ऑप्शन में बाइंडिंग एनर्जी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं होता और ये एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व। फैक्टर्स क्या है? एडजॉर्बेट की नेचर, जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, मतलब कि वो ज्यादा टेम्परेचर पे भी लिक्विड रह सकते हैं, उनकी एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उसमें पोरस स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा, उसकी एड्जॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी। सरफेस एरिया भी ज्यादा दिया गया है, डेफिनेट बात है, सरफेस फिनोमेना है, तो जितनी सरफेस एरिया ज्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी। प्रेशर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में प्रेशर ज्यादा करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, अटैचमेंट ज्यादा होगी, एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। पीएच है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जनरली जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में पीएच जो है कम हो, एसिडिक हो, तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। ये भी कोई बहुत ज्यादा जनरल रूल नहीं है। पीएच कम या ज्यादा होने का मतलब है एसिडिक या बेसिक होना। एसिडिक या बेसिक होने से चार्जेस जो है वो डिफर करते हैं, चेंज होते हैं, तो एड्जॉर्प्शन जो है वो चेंज होती है। टेम्परेचर डेल्टा एच जो है वो जनरली नेगेटिव होता है, सो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करती है। ये भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन ही की बात करते हैं। सोलबिलिटी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आगे थोड़ी डिटेल भी दी गई। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्यूट is inversely proportional to its solubility in the solvent from which adsorption occurs। ये लुंडलियस रूल कहते हैं इसे। अगर एक सॉल्यूशन है उसमें से हम सॉल्यूट को एड्जॉर्ब करवाना चाहते हैं तो वो जो है उसकी एड्जॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सोलबिलिटी की। सोलबिलिटी कम होगी तो वो जल्दी निकलेगा और एड्जॉर्ब हो जाएगा किसी सरफेस के ऊपर। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडलिश आइसोथर्म है ये जी, ग्राफ बिटवीन अमाउंट एड्जॉर्ब्ड, किसी गैस की अमाउंट जो है वो एड्जॉर्ब होगी बाय एन एड्जॉर्बेंट एट द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनका जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मीन प्रेशर का रिलेशनशिप है x/m, जो अमाउंट जो है वो एड्जॉर्ब होगी। x जो है यहाँ पे समटाइम w भी लिखा होता है x की जगह पे कुछ बुक्स में, स्मॉल w, mass of gas adsorbed। m क्या है? mass of adsorbent, यानी कि mass of gas adsorbed divided by mass of adsorbent। adsorbate और adsorbent की रेशियो है ये वाली। is directly proportional to pressure, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये k और n जो है ये कांस्टेंट है, ये हमने लिख दिया है। जो यहाँ पे ग्राफ है P और x/m के बीच में, वो पहले से स्ट्रेट लाइन होता है लो प्रेशर पे, जब प्रेशर हाई होता है तो वो कर्व बन जाता है। इसी का लॉग लें तो log P ओवर log x/m ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। तो यहां से फर्स्ट ग्राफ से हमें शो होता है कि ये आइसोथर्म इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस एट हाई प्रेशर, और इनमें टेम्परेचर जो है वो सेम रखा जाता है। दूसरा है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। दिस मॉडल एज्यूम, जिसमें assumptions हैं, क्या है जी? मोनोलेयर थिकनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कि मोनोलेयर थिकनेस गैस की होती है जो एड्जॉर्ब होती है, यूनिफॉर्म होती है, और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होती, मीन वो आइडियली बिहेव करती है। अकॉर्डिंग टू हिम, लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के ऊपर कोलाइड करते हैं, कुछ जो है वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ जो है वो डिजॉर्ब हो जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। इन्हीं की बेस पे जो है ये एक इक्वेशन है, इसमें जो है थीटा जो है फ्रैक्शन ऑफ गैस एड्जॉर्ब इज इक्वल टू Kp ओवर Kp+1।
के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ पे भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और के पी प्लस 1। यहाँ पे ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड और प्रेशर। यहाँ पे भी लो प्रेशर पे जो है ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद जो है ये कर्व है। एब्जॉर्प्शन आइसोबार, ग्राफ बिटवीन द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड, वही एक्स ओवर एम जो हमने पहले पढ़ा है, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड एंड द टेम्परेचर आइसोबार। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, पहले दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, आइसो मीन सेम, बार मीन प्रेशर। एट अ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोबार। यहाँ पे टेम्परेचर है, वहां पे प्रेशर था, तो ये हमारे पास इस तरह एक कर्व आया। ये फिजिक एब्जॉर्प्शन आइसोबार है, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन आइसोबार है। यहाँ पे पहले जो है वो हाई होता है कर्व, फिर जो है वो डाउनवर्ड जाता है। Chemnitz option isobar shows an initial increase with temperature and then expected decrease. The initial increase is because of the fact that the heat supplied, पहले जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एज एक्ट करती है, जो कि कैमीज ऑप्शन में चाहिए होती है। ये कुछ एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, हमें जरूरत नहीं, इसमें बेट आइसोथर्म है, ये सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? शुगर को क्लैरिफाई करने में, शुगर को रिफाइन करने में, शुगर को साफ करने में, उसका कलर जो है। गैस मास्क में, मास्क जो आजकल हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, उसमें एक तो फिल्ट्रेशन फिनोमेना, दूसरा उसके ऊपर कुछ जो है मटेरियल की कोटिंग होती है जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होती है, और वो जो है कोई पोल्यूटेंट्स वगैरह जो है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैटालिसिस में हम डिटेल में आगे देखते हैं इसी लेक्चर में। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स हैं, फ्लोरिसीन वगैरह जो है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर थ्योरीज में लेक्चर दिया गया है इसी चैनल पे। क्रोमेटोग्राफी जो है टीएलसी है, और जो है एचपीएलसी है, उसके अलावा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, उस पर एब्जॉर्प्शन होती है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो आयंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हार्ड वाटर में से, और वो सॉफ्टन हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट करने में, एयर को रिमूव करें फिर भी कुछ ना कुछ एयर रह जाती है, तो वो एयर जो है वो किसी एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्ब करवा ली जाती है। पेंट इंडस्ट्री में, पेंट जो है वैसे पेंट खुद एब्जॉर्ब होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स में से मॉइस्चर को रिमूव करने से के लिए भी जो है एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, तो इसको साथ ही पढ़ा जाता है। कैटालिस्ट जो है अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, यूजुअली हम कहते हैं व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये बेटर है कि अल्टर करता है, चेंज करता है, हम आगे देखते भी हैं इसकी रीजन के। बट रिमेन केमिकली अनचेंज, केमिकली चेंज नहीं होता, केमिकली चेंज नहीं होता, उसका मैस भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फॉर्म वाटर स्लो रिएक्शन है, लेकिन प्लेटिनम की प्रेजेंस में रैपिड रिएक्शन होता है। KClO3 डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन बनती है ऑक्सीजन की प्रेपरेशन के लिए, मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेपरेशन में। HCl जो है वो डिसोसिएट होता है, ऑक्सीडाइज होता है Cl2 में इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। कैटालिसिस, ये कैटालिस्ट हो गया, उसके एग्जांपल्स हैं। ये इसको केमिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए थ्योरेटिकल लिख दिया गया। और ऐसे प्रोसेस, ऐसे रिएक्शन जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो, उन्हें कैटालिसिस कहते हैं। तो काम कैसे करता है? कैटालिस्ट प्रोवाइड न्यू रिएक्शन पाथ विद द लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैरियर, इसलिए यूजली जो है वो रिएक्शन तेज। दो टाइप्स हैं होमोजेनियस कैटालिसिस, जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स जो हैं वो सेम फेज में हो। बेसिकली स्टेट वर्ड यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। फेज का मतलब होता है कंपोजिशन भी सेम हो। द कैटलिस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल SO2 और ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन, इससे SO3 बनता है। लेड चेम्बर प्रोसेस है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, इसमें NO गैस है, ये सारी गैसेस हैं, तो होमोजीनियस कैटालिसिस हो गए।
एस्टर्स हैं, एस्टर्स जो है वो हाइड्रोलाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड होगा, एस्टर्स जो है वो भी लिक्विड होंगे, और रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो है वो लिक्विड स्टेट में ही है। Heterogeneous catalysis, when the catalyst and the reactants are in different phases. Mostly catalysts are solids while reactants or gases are liquids. अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके NO बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम गाज या प्लैटिनम वायर गाज जो है ये सॉलिड होती है, इसे नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलिफिन्स, डबल बॉन्ड्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या प्लेडियम, ये सारे सॉलिड हैं। और हाइड्रोजन और जो है डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कंटेनिंग गैसेज होती हैं, और कुछ ऑयल्स वगैरह जो है वो लिक्विड्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज इन मैस और केमिकल कंपोजिशन। ये हो सकता है कि सॉलिड डाला वो लिक्विड बन गया, लिक्विड डाला वो गैस बन गया, ये हो सकता है, या लिक्विड डाला वो सॉलिड बन गया, लेकिन केमिकली सेम रहता है, मैस सेम रहती है। मीन कंज्यूम नहीं होता, यूज हो सकता है, यूज हो सकता है, कंज्यूम नहीं होता। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ KCl3 मैंगनीज जो है वो लंप डालते हैं, ग्रेन्यूल डालते हैं, वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और समटाइम जो है कैटालिस्ट, सॉलिड कैटालिस्ट होते हैं, मेटल कैटालिस्ट, उनकी सरफेस जो है वो डल हो जाती है, शाइनी सरफेस। उसके अलावा टेस्ट ऑफ मेटल कैटालिस्ट चाहिए होता है, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है, यूजली 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा जो है प्लेटिनम चाहिए होता है, वो 2.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। HCl और NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, थोड़ी सी मॉइस्चर देंगे, HCl और NH3 अमोनियम क्लोराइड के डेंस वाइट फ्यूम बनाते हैं। ये टेस्ट भी है क्लोराइड का। Thousands of liter dm cube of H2O2 is decomposed in the presence of 1 gram of colloidal platinum. उसके अलावा कैटलिस्ट जो है मोर इफेक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म का मतलब है उसे बारीक पाउडर्ड फॉर्म टाइप हो, लेकिन वो फाइनली डिवाइडेड हो, क्योंकि कैविटीज होती हैं, अगर उसे बहुत ज़्यादा क्रश किया जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई की जाएंगी रैंडमली, तो उसमें कैविटीज जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। कैटलिस्ट कैन नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KC को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन टाइम को रिड्यूस कर देता है। हम प्रीवियस लेक्चर में ये देख। A catalyst speeds up a thermodynamically favorable feasible reaction. पहले कहा जाता था कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, तो जस्ट जो रिएक्शन फिजिबल हैं उनको स्पीड अप करता है, लेकिन अब जो है कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें ये रिएक्शन को स्टार्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये एक नया पाथ देता है। कैटलिस्ट पॉइजनिंग, समटाइम ये होता है कि कोई इम्प्यूरिटीज जो हैं वो कैटलिस्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाती हैं, और रिएक्टेंट के अटैच होने के लिए जगह नहीं बचती, इसे कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। शेप सिलेक्टिव, ये हम एंजाइम में भी देख लेंगे, शेप सिलेक्टिव भी है समटाइम। पोर्स का साइज जो है वो भी डिटरमिन करता है कि कैटालिस्ट की एफिशिएंसी क्या होगी। एक्टिवेशन ऑफ अ कैटालिस्ट, कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी को फर्दर इनहांस किया जाए प्रोमोटर और एक्टिवेटर यूज करके, इसे कहते हैं एक्टिवेशन कैटालिस्ट फॉर अ कैटालिस्ट। Catalytic activity of nickel during hydrogenation is accelerated by copper or tellurium. निकल, रेनी निकल यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजनेशन के लिए, उसमें कॉपर या टेलोरियम ऐड करें तो एक्टिविटी और ज्यादा हो जाती है। अमोनिया फॉर्मेशन में NH3 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, हैबर प्रोसेस, उसमें आयरन जो है वो कैटालिस्ट है, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या रेयर अर्थ मेटल ऑक्साइड डालें तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये प्रोमोटर या एक्टिवेटर्स हैं। नेगेटिव कैटालिसिस जो हमने स्टार्ट में बात की है कि अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्पीड अप की करें। बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन स्लो डाउन हो। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ का है कि घरों में खाना है, खाना खराब हो जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, दूध पड़ा है खराब हो जाता है, आटा पड़ा है खराब हो जाता है, उनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसी सारी चीजों को चाहते हैं कि इनमें केमिकल रिएक्शन ना हो या स्लो डाउन हो जाए, तो वहां पे ऐसे कैटालिस्ट यूज करते हैं जो नेगेटिव कैटालिसिस काम करते हैं।
इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं विच alters द रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट के लिए। When the rate of reaction is retarded by a substance, negative catalysts are inhibitor कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेट्राइथाइल लेड है, नॉकिंग जो है वो एंटी नॉकिंग एजेंट है, तो ये नॉकिंग को रिड्यूस करता है, जो जिस रिएक्शन से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है उसको कम करता है। फास्फोरिक एसिड है, ये नेगेटिव कैटालिस्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड पड़ा पड़ा लाइट की प्रेजेंस में वैसे भी डिकम्पोज होता रहता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड हो लैब में या कहीं पे भी, तो वो डिकम्पोज हो जाए, तो उसमें फास्फोरिक एसिड डालेंगे तो इसकी जो है डिकम्पोजिशन कम हो जाएगी। अल्कोहल एक्ट एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो मींस सेम, खुद। द प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज अ कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल कॉपर जो है जब HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन स्लो होता है स्टार्ट में, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है फास्ट हो जाता है। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2 जो कि रिएक्शन के दौरान बनता है, और वो जो है रिएक्शन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। ऑक्सालिक एसिड एसिडिफाइड KMnO4 जो है स्टार्ट में स्लो होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल जो रिएक्शन होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो होते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कम होते जाते हैं। ऑटो कैटालिस्ट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड अप होते जाते हैं। मैंगनीज सल्फेट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मेक इट फास्टर। ये मैंगनीज सल्फेट है जो इसे जो है तेज कर देता है। थ्योरीज क्या है कैटालिस्ट थ्योरी, हम जस्ट जनरल पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी है। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी जो है होमोजीनियस कैटालिसिस में यूजुअली यूज करते हैं इसे। फॉर एग्जांपल ये है कि जी ए और बी रिएक्टेंट है, कैटालिस्ट सी की प्रेजेंस में अलग अलग है, तो इन्होंने एक कंपाउंड बना दिया, अडक्ट बना दिया। तो होता क्या है कि पहले एक रिएक्टेंट कैटालिस्ट के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलेगा, कैटालिस्ट अलग हो जाएगा, एट द एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि ये क्लोरोफॉर्म जो है CH3Cl, सॉरी मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म नहीं है। AlCl3 जो कैटालिस्ट के साथ मिलके जो है CH3 पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव, ये एक अडक्ट बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में बेंजीन जो है वो इस CH3 पे अटैक कर लेगी, जैसा कि हम पढ़ते हैं FC अल्काइलेशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और AlCl4 यहां से निकल जाएगा। AlCl4 अलग हो जाता है, जो कि इसमें Cl4 में से एक क्लोराइड जो है वो बेंजीन का हाइड्रोजन लेके HCl बना देता है, और AlCl3 फिर जो है कैटलिस्ट जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। दूसरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी। मेटल सरफेस के ऊपर हेटेरोजेनियस जो है कैटालिसिस, वो एडजॉर्प्शन थ्योरी उसमें होती है। ये कैटालिस्ट सरफेस है, इसके ऊपर हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो गई, हाइड्रोजन का बॉन्ड ये टूट गया, इसके साथ अटैच हो गया। इथीन है, इथीन जो है इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से टूटेगा इसका बॉन्ड, और इसके साथ यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम कैटालिसिस। हमारे बॉडी में बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हम जो खाना खाते हैं जो है इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बर्निंग होती है, इसके अलावा और बहुत से रिएक्शंस हैं, तो उनके लिए कैटलिस्ट चाहिए होते हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स की नेचर क्या है, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स इन नेचर हैं, और लिविंग सेल्स के लिविंग थिंग्स में जो है रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। एंजाइम्स बॉडी के अंदर नॉर्मली होते हैं, लेकिन जो है 1969 में लैब में भी जो है वो प्रिपेयर किया गया। एंजाइम बहुत एफिशिएंट कैटालिस्ट होते हैं, इसलिए जो है अब लैब में भी ट्राई की जाती है, यूज करें। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, यूरिया जो है हाइड्रोलाइज होता है अमोनिया, और जो है CO2 में इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेज प्रेजेंट होता है सोयाबीन में। शुगर सोल्यूशन जो है वो हाइड्रोलाइज होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। ये यीस्ट में होता है, जिसे डेली लाइफ में खमीर कहते हैं। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल बाय एंजाइम ज़ाइमेज
ये ग्लूकोएथनॉल की प्रेपरेशन है इन द प्रेजेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉर्मली जो है इनऑर्गेनिक हेटेरोजेनस कैटालिसिस है, हाईली एफिशिएंट है, वन मॉलिक्यूल कैन ट्रांसफॉर्म 10⁻⁶ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पर मिनट। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, जिस तरह भी हमने बात की कि यूरिया कैटालाइसिस जो है वो यूरेज जो है वो जस्ट यूरिया को ही हाइड्रोलाइज करता है। और जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्टिमम एक सूटेबल टेम्परेचर पे और सूटेबल पीएच पे काम करते हैं। यही इनका ड्रॉबैक भी है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जिसे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं और पीएच जो है वो 6.8 है, इसके राउंड अबाउट ही ये सूटेबल काम करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे या टेम्परेचर कम कर देंगे, पीएच कम या ज़्यादा कर देंगे तो जो है एंजाइम काम करना छोड़ देंगे और इससे हमारी जो है हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए। इस्लाम भी हमें यही कहता है कि खाना जो है वो नॉर्मल, और बहुत ठंडा पानी भी हम कहते हैं नहीं पीना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा तो जो है एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ जाएगा। इसलिए और ऑप्टिमम पीएच इसलिए कहते हैं तो जो है एसिडिटी वाली चीज़ें या बेसिसिटी वाली चीज़ें तो कम होती हैं, नॉर्मली एसिडिटी वाली चीज़ें होती हैं, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा पियेंगे तो भी पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसी तरह एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज प्रोमोटर्स। Activity is enhanced by coenzyme or activators, generally metal ions, sodium, cobalt, copper. It lowers the energy of activation। वही बातें हैं, पॉइजन हो सकते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और बात करें कि जहन्मियों को जो है उबलता हुआ खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जिससे उनके एंजाइम्स तो डीनेचर हो जाएंगे, उनकी जो है जिल्द जो है खाल जो है उनका वो भी जल जाएगा। Steps of enzyme catalysis: enzyme have active centers on their surface और एंजाइम एक कैविटीज में फिट होते हैं, सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं और जो है आखिर में ये एंजाइम और सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट जिसने एज अ रिएक्टेंट काम करना है, ये पहले कम्प्लेक्स बनाएंगे फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा। थ्योरीज देखते हैं, दो थ्योरीज हैं मेन। लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म जो है, लॉक एंड की मैकेनिज्म में यही, जिस एक लॉक जो है उसकी की होती है, स्पेसिफिक होती है, तो यहाँ पे ये कैविटीज हैं, ये बिल्कुल फिट आती हैं इनमें, ये इस तरह फिट आती हैं बिल्कुल। और आखिर में क्या होता है, ये एंजाइम है नीचे वाला और ये जो है रिएक्टेंट जो है वो बाद में क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की में जस्ट थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। एंजाइम्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि जो है फिट उसमें आ सकें। ये एक्टिव साइट्स हैं, ये जो है ये सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट जो इसमें आता है थोड़ा ये है फिट नहीं है, तो थोड़ा सा इंड्यूस करके अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके फिट आ जाएगा और बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा। थैंक यू।